हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं और इसमें हम लोग बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं 13, 14, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के, उनके बारे में हम लोग डीप में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो माइक कनेक्ट नहीं हुआ। चलिए, सो बात करते हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड की। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बोरॉन ट्राइक्लोराइड, जैसा कि आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, ये है BCl3। ठीक है, ये BCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, इट इज़ कोवेलेंट कंपाउंड। इसका आप लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। निकाल के बताओ, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ऑब्वियस सी बात है, जो कम रहेगा वही सेंट्रल एटम होगा। बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं, 3 होते हैं ना। 3 क्लोरीन है 6, तो ये हो गया 6/2, तो ये हो गया 3। 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो वैलेंस शेल के 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम, दैट इज क्लोरीन। सो आंसर आ गया 3। तो sp में से इसमें से ऊपर का 3 उठा लो, तो आंसर आया sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? वो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। ये भी आप लोग जानते हो। ठीक है, और कुछ ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, बोरॉन का जो ऑक्टेट है, बोरॉन इन BCl3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है ये। आई थिंक मैंने इसको आप लोगों को समझाया भी था जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, डाइपोल मोमेंट, है ना। इट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप लोग जानते हो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होते हैं? ये हमारा B है, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है। हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड। सो बोरॉन ट्राइक्लोराइड के बारे में कुछ भी नहीं याद रखना है। क्यों? इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, हमें नहीं याद रखना है। पूछो क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है BCl3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप इससे निकाल लोगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल से निकाल दोगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से आप लोग निकाल दोगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और यहाँ से आप लोग इसका ज्योमेट्री निकाल के, मतलब इसका ज्योमेट्री निकाल के आप इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हो, और स्ट्रक्चर समझ के आप लोग ये भी बोल सकते हो कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोल्स यहाँ पे नहीं बनते, यहाँ पे डाइपोल बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, पर सब कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना। सो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और कुछ तो है ही नहीं, बस यही तो था। तो आपको रटना नहीं है कुछ भी, बस एक बार लिख लेना है, 2-3 बार रीड करना है, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं बोरिक एसिड की। चलिए, नेक्स्ट वन इज मोर और लेस सिमिलर टू बोरॉन ट्राइक्लोराइड, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये भी एकदम उसी की तरह है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। ठीक है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी कैसा है? कोवेलेंट है। ठीक है, और एक वैकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहता है, मतलब एक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। याद करो, जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कहीं कहीं पर थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कहीं कहीं पर पूरा हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब लगभग पूरा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, 90% हुआ है, बट 10% हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। सो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक p ऑर्बिटल रह जाता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ रहता है। ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। याद करो, डाइमर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, Al2Cl6। क्या करो, आगे होल्ट वाइज लगा दो, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म होता है? यहाँ पे 3D ऑर्बिटल्स, किसके 3D ऑर्बिटल्स? क्लोरीन के और 3D ऑर्बिटल्स जो एल्यूमिनियम के है वो क्लोरीन के लोन पेयर के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो 3D ऑर्बिटल हैं
वो क्लोरीन के लोन पेयर के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग की वजह से वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, डाइमर Al2Cl6। देखो कैसे, हमारे पास यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है Cl 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 Cl, यहाँ पे एक हमारे पास AlCl3 है, ठीक है। फिर यहाँ देखो ओवरलैपिंग हो गई, ये क्लोरीन का एक लोन पेयर और ये एल्यूमिनियम का d ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई तो इन लोग जुड़ गए और ये डाइमर बन गया। देखो 6 क्लोरीन और 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। सो ऐसे फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का और उसके डाइमर का। चलो आगे बढ़ते हैं, बोरिक एसिड देखते हैं। चलिए लेट्स सी ऑर्थोबोरिक एसिड। या बोरिक एसिड भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3, ठीक है, H3BO3। होता क्या है इसमें, जो देखो ऑर्थोबोरिक एसिड का जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम बोले तो इसमें कौन होगा सेंट्रल एटम, जो नंबर में कम हो, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 बोरॉन, तो सेंट्रल एटम कौन, बोरॉन। तो ये बोरॉन क्या रहता है, 3 OH ग्रुप से ज्वाइंट रहता है, ठीक है, 3 OH ग्रुप से ज्वाइंट रहता है, ऐसे 3 OH ग्रुप से ज्वाइंट रहता है। और फिर आगे चल के इन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाकी सारे OH ग्रुप कनेक्टेड रहते हैं इससे, ठीक है। मतलब आगे देखो यहाँ पे एक और H आएगा, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे O, ऐसा। सो आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कंटिन्यू रहती है हर तरफ से, ठीक है। सो एक HBO3 के साथ ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ सब कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद फॉर्म हो जाता है हमारा बोरिक एसिड, ठीक है। सो लिख लेते हैं थोड़ा फालतू बातें। बोरिक एसिड है सेंट्रल एटम, has central atom bound to 3 OH groups, ठीक है। और इसमें जो सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड होता है उसका लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। द सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड हैज लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर in which trigonal planar units, मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर ही हुआ ना, देखो BOH3। अगर इसको हम लोग एक और तरीके से लिखना चाहें तो बोरॉन 3 OH एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहता है ना। और अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो sp2 ही आएगा। तो मोनोवैलेंट एटम बोरॉन का 3 + 3 6 6/2 3 sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, समझे। सो ये यूनिट्स कैसी रहती है, यूनिट्स साथ में मिली हुई रहती है। यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर, किससे जॉइंट रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। आर जॉइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो ये फालतू बातें हैं, दो तीन कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम लोग डाइबोरेन के बारे में, ठीक है। डाइबोरेन के बारे में देखते हैं डाइबोरेन क्या होता है। ओके, सो अगला कंपाउंड देखते हैं, दैट इज डाइबोरेन, विच इज B2H6, ठीक है। सो बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोग जानते हो। इसमें क्या होता है, इन डाइबोरेन ईच बोरॉन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसमें, किसमें, डाइबोरेन में, ठीक है, हर एक बोरॉन एटम। ओके, सो इसका मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो 3 ऑर्बिटल्स जो होती है इसकी, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती है वो आधी आधी भरी हुई रहती है, ठीक है। 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। और चौथी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो वैकेंट रहती है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी, ऐसा कैसे, अरे एक S है, एक P है, एक P है, एक और P है, तो ये जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगी, भूल गए यार हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर, ये जब आपस में कंबाइन होंगी, 4 थे तो 4 ही बनेंगे ना। एग्जाम्पल भी भूल गए, जाओ एक बार हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करो, क्या कर रहे हो। देखो
हाफ फिल्ड होती है, और फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट होती है। फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट होती है, इज वैकेंट। ठीक है। टू हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल ऑफ हीच बोरॉन एटम ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ H एटम। जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहती है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करती हैं और वो फॉर्म करती हैं BH कोवैलेंट बॉन्ड, बोरॉन और हाइड्रोजन का कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स कहाँ पे रहते हैं? टर्मिनल पर रहते हैं, और साथ ही में यहाँ पे दो सेंटर पे दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, ठीक है। और इनमें ओवरलैपिंग कहाँ पे होती है? इनमें ओवरलैपिंग होती है सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ठीक है। सो इन लोग क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के बाद जो वहाँ पे बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसका नाम आपको दिया गया है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पे बोरॉन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, H की, एक और H की, एक और H की, बट ये वाली ऑर्बिटल्स खाली रहती है। ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा बोरॉन है, इसका दूसरा ऑर्बिटल आया, तो इस बोरॉन का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लग गया और ये ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर गई। पहला बोरॉन जो था उसके 3 ऑर्बिटल्स तो ओवरलैप कर चुके थे, हाफ हाफ फील्ड थे, एक ऑर्बिटल खाली था, फोर्थ ऑर्बिटल इज वैकेंट। तो जो दूसरा बोरॉन का एलिमेंट है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है, कई सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तभी तो कंपाउंड बनेगा, तो दूसरा वाला जो होता है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो इसके साथ ओवरलैपिंग करता है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो लास्ट में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं B2H6। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स सी अबाउट सिलिका। ठीक है, अगला कंपाउंड है हमारा सिलिका, जिसका प्यारा सा नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिलिका, कॉमनली इसको हम लोग सिलिका नाम से जानते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, SiO2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये मतलब टेट्राहेड्रल मैनर में ऐसा पूरा अरेंज रहता है इसका पूरा लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिलिका। और क्या है भाई? ठीक है, अलग अलग क्रिस्टलिन फॉर्म इसका अवेलेबल है। एक क्वार्ट्ज फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, क्रिस्टोबलाइट फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएगा, और ट्राइडेमाइट फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। और ये अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कैसे आते हैं? अलग अलग टेम्परेचर पे, फॉर्म्स ऑफ सिलिका। ठीक है, दे आर इंटर कन्वर्टिबल at suitable temperature, interconvertible at suitable temperature। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, इट इज कोवैलेंट एंड 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड arranged in tetrahedral manner। ठीक है, arranged in tetrahedral manner to 4 oxygen atoms। The crystal contains 8 membered rings having alternate silicon and oxygen atoms। ठीक है, मतलब कैसा? मतलब ऐसा, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन। सो ऐसा 8 एलिमेंट्स इनका लगातार ऐसा चलते रहता है। 8 मेंबर्स की चेन ऐसी इनकी रहती है। ठीक है, सो आई होप आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझना था इसमें। इसके ये 3 हैं अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, और ये अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इन लोग आपस में ही अपना अलग अलग स्ट्रक्चर ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सिलिका भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला SiO2, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल रहता है और अरेंज रहता है टेट्राहेड्रल मैनर में। चलिए, इतनी बातें हैं बस, और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं।
लिखते जाओ बस, पूरा लर्निंग लेक्चर है, इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, sp3 sp2 ये सब क्या होता है, तो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी चैप्टर है। एक बार पढ़ के देखोगे आपको खुद ही सब समझ जाएगा कि आखिर ये सब लिखा क्या है। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड, ऑक्सीडाइजिंग मिनरल एसिड। ठीक है, द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन जरूर याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन में भी आ जाए। हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। HNO3 रेजोनेंस फिनोमेना को एग्जिबिट करता है, इट एग्जिबिट्स रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा GOC जब पढ़ोगे। फिलहाल रेजोनेंस मतलब ये समझ लो कि आप लोगों का जो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्ड पेयर है, इन लोग डीलोकलाइज होते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। जैसे मेन स्ट्रक्चर इसका कैसा है, HON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर माइनस लोन पेयर, ओके, प्लस O भाई प्लस, ठीक है, और 2 लोन पेयर यहाँ। सो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज यहीं पे रह जाएगा, ये माइनस चार्ज उठ के इस पे आ जाएगा। ऐसा मतलब ये लोग डीलोकलाइज होते रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेंस फिनोमेना को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे GOC में। फिलहाल आप इतना समझ के रखो कि एक रेजोनेंस टाइप का चीज़ होता है। एक्चुअली ये था केमिकल बॉन्डिंग में, बट मैंने उस समय नहीं बताया आपको, बिकॉज रेजोनेंस आने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता रहना चाहिए GOC का, है ना। GOC में एक्चुअली इसको पढ़ने का असली मजा है, केमिकल बॉन्डिंग में था बट मैंने स्किप किया। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मतलब, अभी टॉपिक डाल दो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉस्फोरिक एसिड के बारे में देखते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड्स दोनों नाम, ठीक है, ऑर्थो भी और फॉस्फोरिक भी, H3PO4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, ऐसा 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 O। अब लोग सोच रहे होगे ऐसा ऐसा क्या है, बताता हूँ। फिर यहाँ पे ऐसा, ठीक है, O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्लेन के नीचे, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसका मतलब प्लेन के नीचे उस साइड ऐसा कैसे इमेजिन कराऊं। देखो अगर हम P को बाहर निकाले, सपोज हमारे पास P यहाँ पे आ गया निकल के, ये हमारा P आ गया, ठीक, P आ गया बाहर निकल के, तो ये जो OH है ना, ये इसके पीछे के साइड है। ये जो OH है ये नीचे नहीं है, आगे नहीं है, पीछे के साइड है वो। और ये जो आपको O दिख रहा है ये इस साइड है। ऐसा ऐसा जब हम लोग बनाते तो इसको दिखाते हम लोग ऐसा है, और जब एकदम डार्क में हम लोग बनाते तो उसको दिखाते प्लेन के उस साइड है, छुप गया है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ वो छुप गया है 90 डिग्री पे, मतलब ऐसा पीछे वो छुपा हुआ है, बट वो दिखना तो चाहिए, तो उसी को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा डार्क शेड का यूज करते हैं। ठीक है, सो ये होता है इसका मीनिंग। फॉस्फोरस फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, फॉस्फोरस फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड, मतलब ऑक्सीजन के साथ वाले एसिड्स, फॉर्म्स नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन टॉक्सिक मिनरल एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन टॉक्सिक मिनरल एसिड, नॉन टॉक्सिक मिनरल एसिड, ठीक है। इट कंटेन्स 3 आयोनाइजेबल एसिडिक हाइड्रोजन्स, इट कंटेन्स 3 आयोनाइजेबल एसिडिक हाइड्रोजन्स, एसिडिक हाइड्रोजन्स, ठीक है। द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम इज टेट्राहेड्रल, द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम is tetrahedral, atom is tetrahedral, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, आप लोगों को भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिल जाएगी। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना, अरे ग्रुप 15 का है ना, तो 5 होगा ना, ठीक है। ओके, 3 हाइड्रोजन मतलब 5 + 3 8, 8/2 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अरे Z4 आया तो, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रक्चर याद रखना और हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, sp3 और ज्योमेट्री याद रखना, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इसमें आपको याद नहीं रखना है।
बार बार मतलब रीड करो, याद नहीं करना है, रीड करते जाओ बस, याद तो अपने आप हो जाएगा। चलो अब थोड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। एक है बोरेक्स, एक है सिलिकॉन, एक है सिलिकॉन्स और एक है अमोनिया। इनका हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे, प्रिपरेशन भी देखेंगे, यूजेस भी देखेंगे और रिएक्शंस भी देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। चलिए कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। पहला है बोरेक्स, ठीक है, बस 3 ही कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, बोरेक्स, सिलिकॉन्स और अमोनिया। बट डीप में एकदम स्टडी करनी है, प्रिपरेशन से लेके प्रॉपर्टीज से लेके यूजेस तक। जैसे आपको इसके यूजेस भी दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ है इसका। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है Na2B4O7, ठीक है, Na2B4O7। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोरॉन कंपाउंड, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बोरॉन कंपाउंड। क्रिस्टलीन बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है, इट हैज फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O, या फिर आप लोग इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, वैसे मैं इसी को प्रीफर करता हूँ, इजी होता है, ठीक है। एक और तरीके से लिख सकते हो Na2B4O5OH4.8H2O, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है तो आप लोग पहला वाला ही फार्मूला प्रीफर करें, बट लिखने के लिए दोनों फार्मूला लिखें, ठीक है। बोरेक्स जो है वो नेचुरली टिंकल से पाया जाता है, मतलब ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई बोरेक्स उठा लिया, नहीं, आपको कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेना होगा, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड लेना होगा जिसमें ये भरा हुआ हो, समझ रहे हो। जैसे आप चीनी ले लो, नहीं, प्रोटीन ले लो, तो क्या प्रोटीन में पूरा प्रोटीन ही होता है? नहीं, उसमें 90% प्रोटीन होता है, पूरा प्रोटीन नहीं होता है ना। सो बोरेक्स नेचुरली ऑकर्स एज टिंकल, ठीक है, जिसमें 90% बोरेक्स होता है। अब बात आती है प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। बाकी बातें फालतू है, प्रिपरेशन देख लो, कैलिफोर्निया में पाया जाता है, इंग्लैंड में पाया जाता है, छोड़ो फालतू बातें, ठीक है। प्रिपरेशन, बोरेक्स इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ काल्मेनाइट, ठीक। हम लोग वो सब नहीं करेंगे, हम लोग सीधा Ca2B6O11, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल्मेनाइट। क्या करते हैं हम लोग, इसको Na2CO3 के सॉल्यूशन के साथ हीट कराते हैं, Na2CO3 सॉल्यूशन के साथ हीट कराते हैं और आपको मिल जाता है बोरेक्स, मतलब Na2B4O7 आपको मिल जाता है, along with release of 2NaBO2 और 2CaCO2, ठीक है, 2CaCO2 और NaBO2, 2CaCO3, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल जाता है बोरेक्स। कोई आपको पूछे कि बोरेक्स प्रिपेयर कैसे किया जाता है, या फिर आप लोगों को सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच रिएक्शन विल गिव बोरेक्स एज प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आपको रिएक्शन याद रहना चाहिए, ठीक है। सो ये रिएक्शन आप लोग याद रखना कि जब कॉल्मेनाइट को हम लोग Na2CO3 के सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ जब हम लोग इसको हीट कराते हैं तब हमें मिलता है बोरेक्स। बाकी वो सब मिलता है वो फालतू है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बोरेक्स, ठीक है। सो बस यही था। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और फिर इसका यूजेस देख लेते हैं। चलिए सो प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड and borax dissolves in water and gives alkaline solution due to its hydrolysis. Borax dissolves in water and gives alkaline solution due to its hydrolysis, ठीक है, gives alkaline solution due to its hydrolysis, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास Na2B4O7 है और हम इसको रिएक्ट कराए 7H2O से, सो हमें मिल जाएगा NaOH और H2BO3, ठीक है। बैलेंस करना है तो कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो, सो 2 Na हो गया, 14 H है, ठीक है, 2 H है, 4 ही H है। बैलेंसिंग देख लेता हूँ मैं, काफ़ी टाइम चला जाएगा वरना,
H3BO3 सॉरी, ठीक है 4 तिहाई 12 हो गया। ओके और कुछ यहाँ पे 7 है, ठीक है 2NaOH, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड मिल जाएगा। आप तो जानती हो H3BO3 क्या है, बोरिक एसिड है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ कभी कभी बोरिक एसिड की भी तरह किया जाता है। ठीक है, ऑन हीटिंग बोरेक्स first loses water molecules and swells. On further heating it turns into a transparent liquid which solidifies into a glass like material known as borax bead. समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, चलो समझाते हैं। देखो बोला क्या है कि बोरेक्स जो होता है अगर आप लोग उसको हीट करो तो सबसे पहले उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और वो सिकुड़ेगा, सिकुड़न होगी उसमें। ठीक है, सिकुड़ने के बाद वो जो आपका रहेगा ये बोरेक्स क्या होगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मतलब आर पार दिखाई देगा आपको उससे, और फिर उसके बाद वो ग्लास लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोरेक्स बीड बोलते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स, चलो ऐसा नहीं लिखते, लिख दिया क्या, चलो लिखो, काटो मत। ऑन हीटिंग बोरेक्स, अभी मैं थोड़ा छोटा कर देता, फर्स्ट loses water molecules and swells. ठीक है, on further heating it turns into a transparent liquid, मतलब आप लोग और उसको हीट करते जाओ, on further heating it turns into a transparent liquid, which further solidifies into glass like material known as borax bead, ठीक है, सो वही कहा है यहाँ पे, और आपको इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है कि Na2B4O7 है, और आप लोग इसको मतलब हीट कराओ, 10H2O है यहाँ पे, इसको आप लोग हीट कराओ। ठीक है, तो सबसे पहले ये 10 वाटर मॉलिक्यूल लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, और फिर सिकुड़ जाएगा, Na2B4O7 तो बनेगा ही, बट आप लोग इसको फर्दर अगर हीटिंग करोगे, सबसे पहले आपने हीट किया तो इसने वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया, फर्स्ट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, ऑन फर्दर हीटिंग मतलब आगे और हीट करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा बोरेक्स बीड, जिसका फॉर्मूला होता है NaBO2। ठीक है, 2NaBO2 और B2O3, और इसी NaBO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड। तो अच्छे से इसको नोट कर लो, बोरेक्स बीड का सीधा आपको फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपने पहले हीट किया तो इसने ये 10H2O गंवा दिया, फिर आपने और हीट किया तो आपको बोरेक्स बीड मिल गया, और B2O3 छोड़ दो, फालतू चीजें। ठीक है, चलो इसको छाप लो, फिर चौथा पॉइंट देखते हैं। चलिए कलरिंग देख लेते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग बोरेक्स, लिख दियो तो कोई बात नहीं, लिख दियो तो थोड़ा सा ही चेंज करूंगा, आप लोग अपने से सोच लेना कि कैसे लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन बोरेक्स इज हीटेड, तो आप क्या लिखोगे, ऑन हीटिंग बोरेक्स। व्हेन बोरेक्स इज हीटेड मैं लिख रहा हूं, आप लिखोगे ऑन हीटिंग बोरेक्स। व्हेन बोरेक्स इज हीटेड ऑन हीटिंग बोरेक्स इन आप लोग ऐसा लिखो, इन अगर लिख दिए थे तो। ठीक है, बंसन बर्नर फ्लेम विथ COO, छोड़ो वो सब, इट गिव्स ब्लू कलर्ड बीड। ठीक है, इसके बाद एक और बीड बन जाता है, बीड, हाँ बीड, BEAD। ठीक है, बेड भी आप लोग बोल सकते हो, COBO2। ठीक है, ये होता है बीड का फॉर्मूला, ब्लू कलर्ड बीड आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा रिएक्शन देखते हैं। व्हेन बोरेक्स इज बोरेक्स व्हेन हीटेड विथ ethyl alcohol means C2H5OH and sulfuric acid, that is H2SO4, it gives volatile vapors of triethyl borate. It gives volatile vapors of triethyl borate which
बर्न्स विथ ग्रीन एज्ड फ्लेम, ठीक है, ग्रीन एज्ड फ्लेम। रिएक्शन भी लिख लो, जैसे हमारे पास यहाँ पे बोरेक्स है Na2B4O7 और इसको मैं रिएक्ट कराऊँ H2SO4 के साथ, ठीक है, प्लस वाटर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा Na2SO4 और H3BO3, Na2SO4 और H3BO3। रिएक्शन बैलेंसिंग वगैरह आप लोग देख लेना। और अगर मैं जो हमें H3BO3 मिला है इसको फर्दर मैं अल्कोहल से रिएक्ट कराऊँ, H3BO3 को मैं फर्दर अल्कोहल से रिएक्ट कराऊँ, इथाइल अल्कोहल C2H2O5 इससे रिएक्ट कराऊँ, तो आपको मिल जाएगा BOC2H5 होल थ्राइस प्लस 3H2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राई इथाइल बोरेट, ठीक है। सो रिएक्शन समझ में आए। सबसे पहले हमने इसको जब हीट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, सो हमें सोडियम सल्फेट मिला और H3BO3 मिला, बोरिक एसिड मिला। फिर बोरिक एसिड को जब हमने इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराया तो हमें मिल गया ट्राइथाइल बोरेट, ठीक है। चलो अब इसके यूजेस मैं लिख देता हूँ फटाफट, फिर हम लोग अगला कंपाउंड पढ़ते हैं। ओके, सो सिलिकॉन्स, ओके, यूजेस देखने थे ना, चलो यूजेस खटाखट लिख देते हैं। यूजेस आप लोगों को नोट्स में लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल एंड हार्ड बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्लक्स फॉर सोल्जरिंग एंड वेल्डिंग, ठीक है। माइल्ड एंटीसेप्टिक इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल सोप, एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक in the preparation of soap, preparation of medical soap, ठीक है। It is a quantitative analysis in quantitative analysis for borax bead test, इसका हम लोग quantitative analysis में यूज कर सकते हैं। It can also be used in the quantitative एनालिसिस ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है ये आपको जीओसी के लास्ट पार्ट में समझा दूंगा मैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, सो आपको मैं बता दूंगा आखिर ये है क्या और कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। एज अ ब्राइटर इन वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर में ब्राइटनर की तरह भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे वाइटनर वैसे ब्राइटनर, सो एज अ ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर। सो इसके यूजेज हैं, लिख लो खटाखट चाहिए तो, वरना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सिलिकॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए मेरा रेड वाला मार्कर मिल नहीं रहा है, तो अभी टाइटल कहाँ से लिखा? अरे टाइटल तब से लिखा जब चैप्टर शुरू हुआ था, सेकंड लेक्चर से और ख़त्म भी हो जाएगा उसी टाइटल से, इसलिए थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से काम चलाओ, ठीक है। सिलिकॉन्स रिप्रेजेंट ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स वेयर R2SiO इज अ रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। ये ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है जहाँ पे R2SiO एक रिपीटिंग यूनिट है, मतलब R2SiO लगातार रिपीट होती जाएगी और पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स का मिश्रण, ठीक है। सो R क्या हो सकता है? R अब कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। R कैन बी CH3 और C6H5, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप हो सकता है इन दोनों में से R, ठीक है, CH3 और C6H5। ये कुछ ऐसा होता है SiO SiI, ठीक, R ऐसा होता है ये R2SiO, ठीक है, R2SiO ऐसा ये रिपीटिंग यूनिट रहता है। सो इन लोग ऐसा चलते रहते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, मे बी CH3 हो सकता है, मे बी C6H5 भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो लगभग कीटोन के जैसा है। कीटोन का फॉर्मूला होता है R2CO, ये किसका फॉर्मूला होता है? कीटोन का होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? R2SiO। तो R2CO को अगर कीटोन बोलेंगे तो R2Si को सिलिकॉन बोलेंगे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिलिकॉन। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे की जाती है? देखो इसके लिए आप लोगों को
ध्यान से देखना होगा। सपोज आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड बोले तो CH3Cl। इसको जब आप लोग कॉपर पाउडर का यूज़ करके हीट कराओगे कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन पे, मतलब लगभग 200 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस ना, हाँ 300 डिग्री सेल्सियस पे जब आप हीट कराओगे तो आपको मिल जाएगा क्लोरीन, सिलिकॉन, CH, CH3। ठीक है, यहाँ पे भी CH3, मिथाइल CH थोड़ी ना कुछ होता है, सो ये मिथाइल होता है CH3। तो ऐसा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन नहीं मिला है अभी, सिलिकॉन नहीं मिला है। फिर आप लोग क्या करो, इसको उठाओ, CH3 इसको उठाओ आप लोग, और अब इसको रिएक्ट करा दो आप लोग, H2O ऐड करके रिएक्ट करा दो। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन कराओ कि यहाँ से HCl गायब हो जाए, HCl यहाँ से गायब हो जाए, तो 2 H जाएगा और 2 Cl भी जाएगा, तो बचेगा क्या, HOSI CH3 और OH। ठीक है, ये बचेगा फिर उसके बाद। अच्छा, अब इसके बाद इसको उठाओ, HOSI OH CH3 और फिर यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करा दो। ठीक है, और वाटर यहाँ से निकाल दो, वाटर बोले तो H2O यहाँ से निकाल दो। H2O जब निकाल दोगे तो ये आपको मिल जाएगा पॉलीमर, किसका, RSI2O का, और यहाँ पे N लगा दो। N मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ HO होंगे, मतलब जो भी नंबर रहेगा, जितने पॉलीमर रहेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, सो वही मैं बोल रहा था कि देखो CH3 है यहाँ पे, पर यहाँ पे C6H5 भी हो सकता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इतना आसान नहीं होता है। सो लेट मी समराइज द रिएक्शन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज मच एज आई कैन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने कॉपर पाउडर ऐड किया, हीट किया, तो हमें ये मिला, ये तो समझा होगा ना, क्लोरीन ऐसा फॉर्म हो गया सिलिकॉन के आजू बाजू, और CH3 ऊपर नीचे लग गया, 2 CH3 था 2 क्लोरीन था, ऐसा ऐसा लोग लग गए। फिर हमने इसको उठाया और इसमें से H2O HCl को निकालने की कोशिश की। ठीक, कैसे निकाले हमने यहाँ पे H2O ऐड किया, H2O ऐड किया तो HCl को बाहर निकाला। अब आप लोग ये नहीं समझ रहे होगे ना, एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। जब आप लोग GOC में आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म से पहले आप लोगों को थोड़ा सा रिएजेंट्स के बारे में बताया जाएगा, 12th में बताया जाएगा या फिर 11th में, अब डिपेंड करता है कौन बता रहा है आपको। ठीक है, जैसे मैं तो 12th में ही बताता बट NCERT में दिया रहता है कभी कभी, मतलब कुछ टीचर्स होते हैं जो अगर नीट JEE को पढ़ाते तो लोग 11th में ही बता देते। तो यहाँ पे करते क्या है हम लोग, यहाँ पे जहाँ Cl रहता है वहाँ पे हम लोग OH ऐड करा देते हैं ऐसे रिएक्शन में। तो Cl की जगह हमने OH ऐड कर दिया। फिर हमने इसको उठाया, इसका पॉलीमराइजेशन कराया। पॉलीमराइजेशन कैसे, H2O को यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो जब आप यहाँ से H2 मतलब ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसको जब बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन बचेगा और ये सब खाली। ठीक, फिर जितना पॉलीमर रहेगा उतना आप लोग यहाँ पे लगा दोगे। तो इस तरीके से फॉर्म होता है अपना सिलिकॉन। ठीक है, ओके। चेन लेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग दिस, ऐड करके आप लोग चेन लेंथ कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलीन फॉलोड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यील्ड्स स्ट्रेंथ चेन सिलिकॉन पॉलीमर्स। मतलब आप लोग अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो उसके बाद कंडेंसेशन होगा, जिससे इस चेन में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो बस यही इसका प्रिपरेशन था। इसको सिलिकॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कीटोन जैसा दिखता है। ठीक है, ओके। चलो प्रॉपर्टीज और यूजेस देख लेते हैं इसके हम लोग। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं इनके। दे आर वाटर रिपेलेंट, मतलब वाटर को दूर रखते हैं या फिर वाटर से खुद दूर रहते हैं। ठीक है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं। दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। They are resistant to oxidation and chemicals. They are resistant to oxidants, oxidation and chemicals. मतलब ये रिएक्शन में जल्दी पार्ट नहीं लेते। ठीक है, अच्छा। यूजेस, अब देखो ये वाटर रिपेलेंट है तो इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, वाटर प्रूफ की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में एज अ इंसुलेटर यूज़ होता है। ठीक है, वाटर प्रूफ की तरह यूज़ होता है। वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स,
या फिर ये सीलेंट में भी यूज़ होता है। सीलेंट मतलब सेम वाटर प्रूफिंग ही होती है सीलेंट का मतलब, बट जैसे कहीं से पानी लीक हो रहा है तो वहाँ पे आप इसको लगा दो तो पानी लीक होना बंद हो जाएगा। सो बस वो सीलेंट हो गया। फैब्रिक्स में वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर ल्यूब्रिकेंट है ये, क्योंकि इसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी है ना, सो किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हो। हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट, ठीक है। पेंट में भी मिक्स होने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉर मिक्सिंग इन पेंट्स एंड इनेमल्स टू मेक देम रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर सनलाइट एंड केमिकल्स। मतलब पेंट में अगर आप इसको थोड़ा सा ऐड कर दोगे तो ये केमिकल से भी उनको रेजिस्ट करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी हाई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट आने पर भी ये उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग इसको पेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन पेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए यूजेज और प्रॉपर्टीज। अब लास्ट कंपाउंड की बात करते हैं, दैट इज अमोनिया, विच इज लास्ट बट द लॉन्गेस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, लास्ट वाला देखते हैं, अमोनिया। पहले देखते हैं अमोनिया का प्रिपरेशन, NH3। अमोनिया तो आप लोग बहुत सुनोगे एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा तो, ठीक है। देखो अमोनिया कैसे होता है। देखो सपोज आपके पास यूरिया है, तीन तरीके हैं प्रोड्यूस करने के। सपोज आपके पास यूरिया है, NH2OCN CONH2, ठीक है। इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3, फिर ये इक्विलिब्रियम में आपको दे देगा NH3 H2O और CO2। सो पहला मेथड तो ये है, यूरिया से थोड़ा सा आप लोग अमोनिया को फाइंड आउट कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, यहाँ से आप लोग यूरिया से आपको मिला ऑर्गेनिक मैटर से आप लोग अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से फाइंड कर सकते हो अमोनिया को, ठीक है। दूसरा मेथड, अमोनिया इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लेबोरेटरी स्केल बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, ठीक। NaOH का भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसका भी NH4Cl, इसको जब आप रिएक्ट कराओगे CaOH होल ट्वाइस से, सो आपको मिल जाएगा 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी जब आप NH4Cl को CaOH2 से रिएक्ट कराओगे। पहली बात, NH3 तो फिक्स है, Ca है, इस Cl के साथ CaCl2 बनाएगा, बचा क्या H2O, लगा दो वहाँ पे, ठीक है। दूसरा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 2NaOH, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा NH3 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। 2NH3 और 2H2O। सो बैलेंसिंग वगैरह आप लोग देख लेना। तीसरा है हेबर्स प्रोसेस मतलब ये सीधा सीधा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। N2 प्लस H2 सीधा सीधा, और ये आपको सीधा सीधा दे देंगे 2NH3, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस नोट कर लो, हेबर्स प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। N2 प्लस H2 सीधा सीधा ले जाओ 2NH3, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलो, सो ये होता है इसका जो हीट रिलीज होता है वो होता है 46 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा फॉर्मेशन में मदद मिलेगी। जब आपको लार्ज अमाउंट में अमोनिया की ज़रूरत होती है तो हम लोग हेबर्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में ज़रूरत होती है इसका यूज़ करते हैं, और नॉर्मली ऑर्गेनिक मैटर से ऐसा आपको मिल जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है, इसको हम लोग कंटेनर में रख के कराते हैं और ये साइन दिखाती है कि इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रिपरेशन समझ में आया ना। अब ये चारों रिएक्शन आपको याद रखने हैं, रटना नहीं है। N2 प्लस H2 NH3, N2 प्लस H2 NH3, NH2CO NH2, NH2OCN, OCN था या OH2CN था रटना नहीं है, बार बार रीड करना है ताकि सीडो फीलिंग जनरेट हो जाए कि मैं रट नहीं रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। क्या ये NH2CO NH2। Okay, let's check out the physical properties of ammonia. ठीक है, ammonia is colorless gas with pungent odor. Ammonia is बहुत ही बुरी इसकी बदबू होती है, ठीक है हम लोग का तो प्रैक्टिकल हुआ नहीं, बट टीचर्स बता रहे थे कि काफ़ी गैस विथ पंजेंट ओडर, ठीक है, अजीब सी स्मेल होती है इसकी। इट हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 198 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 239 केल्विन। इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 198 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 240 केल्विन। शॉर्टकट में लिख लो, 239.7 है बट छोड़ो। इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर
highly soluble in water, the concentrated aqueous solution, I thought the concentrated aqueous solution of NH3 is called liquor ammonia, of NH3 is called liquor ammonia। अरे लीकर तो जानते हो ना, वाइन, अल्कोहल, ठीक, उसको लीकर बोलते। तो प्रॉपर्टीज़ कुछ भी नहीं है। अरे कलरलेस होता है, पंजेंट ऑर्डर होती है, ठीक है। कभी एक्सपेरिमेंट में जाना तो आप लोगों को टीचर बोलेंगे कि स्मेल करो, तो नाक बंद करके स्मेल करना और बोल देना कि बहुत बुरी बदबू है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 198 केल्विन का होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 240 केल्विन का होता है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो NH3 का होता है, एक्वस मतलब वाटर के साथ, NH3 का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग लीकर अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। क्या इसको एज अ अल्कोहल ड्रिंक किया जाता है? क्या बातें कर रहे हो, छोड़ो। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले NH3 का बेसिक नेचर जानते हैं, ठीक है। ये बेसिक होता है एक्चुअली। कैसे पता चलता है? जब हम लोग इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, अभी लिखा था ना कि इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो NH3 को जब आप वाटर में रिएक्ट कराओगे, सो ये आपको देगा NH4 प्लस OH माइनस, ऐसा कंपाउंड आपको ये बना के देगा। ये एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये लिक्विड होगा और ये गैसियस होगा। अमोनिया एक गैस है, हाँ ध्यान रखना। एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का बेसिक नेचर में होता है क्योंकि ये OH माइनस आयन बनाता है। एक्वस सॉल्यूशन जो है मतलब अमोनिया रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन विथ एसिड, आर एक्शन नहीं, आप लोग रिएक्शन लिखना, शॉर्टकट सिर्फ मैं मारूंगा, ठीक है। एक साल पहले हमने भी लॉन्ग कट में लिखा था, तो आज आप भी शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, लॉन्ग कट में लिखेंगे। तो NH3 को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप जानते ही हो क्या बनता है, NH4Cl, है ना। NH3 को जब आप H2SO4 से रिएक्ट कराते हो तो आप जानते ही हो क्या बनेगा, है ना। NH4 होल ट्वाइस SO4, होल ट्वाइस क्यों आया? क्योंकि SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा ही, ठीक है। 2NH3, ठीक है। सो बैलेंसिंग वगैरह देख सकते हो आप लोग। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। सबसे पहले इसका बेसिक नेचर है, कैसे पता चलता है? क्योंकि ये OH माइनस आयंस को बनाता है, सो ये बेसिक है। तो क्या हो अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट करा दूँ तो बेस और एसिड जब भी रिएक्ट होते हैं तो बनाते क्या है? सॉल्ट और वाटर। देखो सॉल्ट बना ना दोनों जगह पे। इन सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम सॉल्ट्स। इन सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम सॉल्ट्स। ज़्यादा ही ऊपर चला गया। इन सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। चलिए थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी देखते। चलिए अब रिएक्शंस देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे हमारे पास ZnSO4 है और इसको हम लोग NH4OH से रिएक्ट कराए, सो आपको यहाँ पे ZnOH होल ट्वाइस मिल जाएगा, ठीक है। ZnOH होल ट्वाइस जो कि वाइट PPT के फॉर्म में रहता है और साथ ही में अमोनियम सॉल्ट भी रिलीज होगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अच्छा, और क्या अगर हम FeCl3 के साथ रिएक्ट कराएं NH4OH होल ट्वाइस को, मतलब NH4OH को, सो आपको मिलेगा यहाँ पे Fe2O3.XH2O, शायद ये रिएक्शन जाना पहचाना है, बोलो कहाँ देखा है, प्लस NH4Cl, ठीक है। देखा है तो फिर कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डाउनलोड करके देख रहे हो तब मत करना, फिर पूरा वीडियो देखने के बाद करना, क्योंकि कमेंट में जाते हो तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अलग अलग कमेंट्स देख के, है ना। चलो सो चौथा देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स कई सारे बनाते हैं क्योंकि इनके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट रहते हैं। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जब रहेंगे इनके पास तो कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। खास कर ये ट्रांजिशनल मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे Cu2+, ठीक है। AgCl के साथ आप NH3 को रिएक्ट कराओ या फिर Cu2+ के साथ आप लोग NH3 को रिएक्ट कराओ, सो ये आपको देंगे CuNH3 होल पावर 4, ठीक है, सॉरी होल 4 2+, ठीक है। ऐसा एक्वस सॉल्यूशन में आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के देंगे और इसका जो कलर होता है वो होता है डीप ब्लू। कलर नोट करके रखना। ये आपको देगा NH3 AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ठीक है। AgNH3 होल ट्वाइस Cl एक्वस फॉर्म में ये देगा और ये कलरलेस होता है। सो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी हमने इसका देख लिया, ठीक है। AgNH3 होल ट्वाइस Cl, थोड़ा दूर मैंने लिख दिया।
अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने 4 रिएक्शन देखे। याद कौन सा करना है? कोई नहीं, कलर याद रखना। इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। ठीक है, क्या अमोनिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है? हाँ बनाता है। क्या ग्रुप 1 वाले एलिमेंट बनाते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं बनाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते यूजेस देखते हैं। चलिए अमोनिया के यूजेस देख लेते हैं। फाइनली रेड मार्कर मिल गया लेक्चर ख़त्म होने से पहले। हाँ, सो अमोनिया के यूजेस क्या, ये फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है, जिसको हम लोग लीकर अमोनिया भी बोलते हैं, वो एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है, दैट इज़ लीकर अमोनिया। ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट होता है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट होता है ये इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में, मतलब जीओसी के लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। सो आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ भी आपको एनसीईआरटी का नहीं बताया है, जितना अपनी बोर्ड की बुक में था बस मैंने आपको उतना ही बताया है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी और बोर्ड में लगभग ये चीज़ें सेम है, माइनर डिफरेंस होगा 1-2% का। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको लिख लो, समझ लो और टेक्स्ट बुक रीड करो। हमारे बोर्ड की टेक्स्ट बुक की ये खासियत तो है कि आप बोर नहीं होगे इसको रीड करते हुए, इतना डिज़ाइन के साथ इसको लिखा गया है। तो इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक को रीड कर सकते हो। और अगर आपने मेरे साथ पूरे लेक्चर में लिखा है तो आपको रियलाइज़ होगा कि टेक्स्ट बुक का 80% आपने अपनी बुक में लिख लिया और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा एक बोरिंग चैप्टर, अच्छा चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, बोरिंग नहीं स्कोरिंग बोलना चाहता था मैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है इससे, नीट में 2, जेई में 1 आ ही जाता है हर साल। ठीक है, खत्म होता है और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम अपना मज़ेदार चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत बढ़िया चीज़ें हमें उसमें डिस्कस करनी है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सच्ची बोल रहा हूँ, 6-7 लेक्चर लगेंगे, सबसे बेस्ट चैप्टर होगा हमारा। फिजिकल केमिस्ट्री में अभी तक आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा, है ना? मैं भी शायद, जैसा मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। सो अब आपको सीधा मज़ा आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, बाकी जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है उनके लिए थोड़ा खतरा बन सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर तो ईजी है। ठीक है, चलिए छोड़िए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।